नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में छुपी एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। एक ऐसा इलाका जो भारत के वैदिक युग की महान कहानी से हम कह सकते हैं लगभग गायब ही है। और यही सवाल असल में हमारी आज की खोज का केंद्र है। जरा सोचिए, एक तरफ गंगा के मैदानों में एक बहुत बड़ी, एक महान सभ्यता अपना इतिहास लिख रही थी, और ठीक उसके बगल में, उसकी सीमाओं के ठीक बाहर एक और दुनिया बस रही थी। तो आखिर वहां हो क्या रहा था? चलिए आज उसी दुनिया की कहानी में उतरते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। हम बात कर रहे हैं वैदिक युग की, मतलब लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय। ये वो दौर था जब भारत में नए नए राज्य बन रहे थे, वेद जैसे महान ग्रंथ लिखे जा रहे थे और फिलॉसफी मतलब दर्शन पर गहरी चर्चा हो रही थी। एक तरह से कहें तो गंगा के मैदानी इलाकों के लिए ये एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन अगर हम उस दौर के नक्शे पे नजर डालें ना, तो एक बहुत बड़ा इलाका है जो पूरी तरह से घने जंगलों और कह सकते हैं कि एक रहस्य के पर्दे में लिपटा हुआ दिखता है। जी हां, वो क्षेत्र है झारखंड। और आज हमारी सारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड इतना अलग क्यों था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले और सबसे बड़े सुराग को देखना होगा, और वो सुराग है खुद वहां की जमीन। पुराने ग्रंथों में इस इलाके का एक नाम मिलता है, आठविक प्रदेश। इसका मतलब जानते हैं क्या है? जंगलों की धरती। कितना दिलचस्प है ना? मतलब इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये बताता है कि ये जगह कैसी थी और बाकी दुनिया से कितनी कटी हुई थी। ये जो घने जंगल थे ना, ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं थे, ये एक तरह से एक नेचुरल किला थे, एक प्राकृतिक दीवार। और इस किले के अंदर क्या था? खनिजों से भरी जमीन, जैसे तांबा और लोहा। और सबसे जरूरी, यहां रहने वाले आदिवासी समुदाय जो पूरी तरह से आजाद थे, ऑटोनॉमस थे। तो इन जंगलों ने उन्हें बाहरी दुनिया से बस अलग ही नहीं रखा, बल्कि एक सुरक्षा कवच भी दिया। अब देखिए, दिक्कत यह है कि उस दौर का झारखंड से हमें कोई खास आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिलता। तो फिर कहानी कैसे पता चलेगी? इसके लिए इतिहासकारों को जासूस बनना पड़ता है और सुराग ढूंढने पड़ते हैं पुराने ग्रंथों में। और इन सुरागों को सही जगह पर रखने के लिए ये टाइमलाइन समझना जरूरी है। देखिए, वैदिक काल के मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। अर्ली वैदिक पीरियड जब ऋग्वेद लिखा गया, और फिर लेटर वैदिक पीरियड जब बाकी ग्रंथ आए। हमारे सुराग इन्हीं में बिखरे हुए हैं। तो हमारी जासूसी शुरू होती है सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से। यहीं हमें हमारा पहला सबसे धुंधला सा सुराग मिलता है। ऋग्वेद में कीकट नाम की एक जगह का जिक्र है। कहा गया है कि यह पूर्व में है और यहां के लोग वैदिक रीति रिवाज नहीं मानते। अब देखिए, ये सीधे सीधे झारखंड नहीं है, पर यह पहला इशारा है कि वैदिक लोगों को पता था कि उनकी सरहदों पर कोई दूसरा है जो उनसे अलग है। अच्छा, अब कहानी में सदियां बीतती हैं। वैदिक कल्चर धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ता है, और जैसे जैसे वो झारखंड के करीब आते हैं, सुराग भी थोड़े साफ होने लगते हैं। अब हमें एक और शब्द मिलता है, पुंड्र। ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। ये शब्द पूर्वी इलाकों के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें दस्यु या बाहरी कहा गया, मतलब वैदिक कल्चर के दायरे से बाहर के लोग। ये फिर से दिखाता है कि वो इन्हें अपने से बिल्कुल अलग समझते थे। पहेली का एक और टुकड़ा है अथर्ववेद में मिला शब्द व्रात्य। ये उन घुमंतु नॉन ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता था जो पूरब में रहते थे। और दिलचस्प बात यह है कि वैदिक लोग उन्हें थोड़ी नफरत और थोड़ी जिज्ञासा, मतलब एक मिक्स फीलिंग से देखते थे। इससे साफ पता चलता है कि वो अपने आसपास के इन अलग अलग समाजों को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हमारे पास कई सारे सुराग हैं, आठविक प्रदेश, कीकट, पुंड्र, व्रात्य। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। आखिर हमारी इस जांच का फैसला क्या है? और ये कंपैरिजन ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। जरा देखिए, एक तरफ गंगा के मैदान जहां संस्कृत बोली जा रही है, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, समाज वर्ण व्यवस्था में बटा है। और दूसरी तरफ है झारखंड की जमीन, जहां अपनी लोकल भाषाएं हैं, प्रकृति की पूजा होती है और जिंदगी का आधार जंगल और धातु हैं। समाज की बनावट भी बिल्कुल अलग, अपनी आजाद ट्राइबल व्यवस्था। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो एक दूसरे के बगल में मौजूद थी। तो निष्कर्ष क्या है? नतीजा बिल्कुल साफ है।
झारखंड वैदिक दुनिया का हिस्सा नहीं था, वो उसके पैरेलल चलने वाली एक अलग अपनी पहचान वाली सभ्यता थी। दोनों के बीच अगर कोई इंटरैक्शन हुआ भी तो बहुत कम, और ये कहानी इंटीग्रेशन की नहीं बल्कि कल्चरल रेजिस्टेंस की है, अपनी पहचान बनाए रखने की है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। झारखंड का ये अकेलापन, ये आइसोलेशन अब खत्म होने वाला था। क्षितिज पर नई परछाइयां उभर रही थीं। एक तरफ वैदिक युग का सूरज डूब रहा था, और दूसरी तरफ नए और कहीं ज्यादा ताकतवर साम्राज्यों का उदय हो रहा था। और झारखंड के ठीक उत्तर में एक महाशक्ति जन्म ले रही थी, मगध। और एक बढ़ते हुए साम्राज्य को क्या चाहिए होता है? संसाधन। लोहा, तांबा, लकड़ी और जंगलों में रहने वाले हाथी, वो सब कुछ जो झारखंड के खजाने में था। मगध की भूखी नजरें अब इस तरफ थीं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जो जमीन सदियों तक एक अभेद्य किला, एक जंगल की शरणस्थली बनी रही, क्या वो अब एक ऐसा खजाना बन चुकी थी जिस पर बस कब्जा होने का इंतजार था? झारखंड का भविष्य अब एक नए मोड़ पर था, और ये एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत थी।